Good afternoon. Am I audible, Abhinav? Yes, ma'am. Okay. I think we have to start now without wasting our time. Yeah, ma'am. It's something problem for. Okay. ओके तो हमने कल क्या स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स? सब लोग सुन रहे हैं ना? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, ऑल अदर स्टूडेंट्स? ओके, हाँ। तो कल हम लोगों ने न्यू लेसन स्टार्ट किया था। कौन सा लेसन स्टार्ट किया? आज हमें कंप्लीट करना है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ओनली 10 आते हैं। ओके, कुछ नहीं प्रॉब्लम, आ जाएंगे। 10 तो आए हैं ना, आप लोग भी आए, वो मेन है। थैंक यू। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में, हाँ, गुड आफ्टरनून। तो पहला हम लोगों ने कल ये ओरिजिन कंसेप्ट क्या है वो समझा। फिर हर एक ने जो जो थ्योरी प्रपोज किया था वो देखा। रिलीजियस फैक्टर से सब लोगों ने अपने अपने सुपरनेचुरल पावर के एंगल से कहा कि नहीं, लाइफ ऐसे क्रिएट हुआ होगा। फिर किसी ने कहा नहीं, कॉस्मोसॉइक पार्टिकल्स है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो जो प्लैनेट अर्थ के अबव जो कॉस्मोसॉइक पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल डिसेंडेंट हो गए और उनका फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। फिर इवनली नासा ने भी वो रिपोर्ट दिखाया है। नासा में बैक्टीरिया मिले, कहाँ पे मिले? फ्रॉम द मार्टियन रॉक रिकवर्ड फ्रॉम द अंटार्कटिका, ये बताया। फिर ये सब एग्जाम में नहीं है, आप सबको मालूम है ना। इस चैप्टर में से हमें क्या पढ़ना है? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है वो पढ़ना है। ये 5.1 एग्जाम में नहीं है। 5.2 भी जो लिसन कर रहे हैं, हाँ, वो 5.2 भी नहीं है। तो ये जो 5.2 थ्योरी जो है वो केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो उन्होंने सोचा कि अगर लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेट हुआ है, इमेजिन कर रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं। देखो कैसे होता है, हमने जो बचपन से पढ़ते आए हैं वो क्या क्या पढ़ते आए हैं कि ऐसा एक सोलर इक्लिप्स है, मतलब ये सन है। सन खुद भी रोटेट होता है, और सन को कौन रोटेट करता है? अर्थ रोटेट करती है। फिर अर्थ को कौन रोटेट करता है? मून रोटेट करता है। फिर उसके बाद मार्स है, विनस है। सबको ये याद आ रहा है हम लोग क्या बोल रहे हैं? फिर उसके बाद जुपिटर है। फिर इवन लास्ट प्लेटो तो आए थे हमारे टाइम में। तो हमने ये सुना था कि प्लूटो डिस्कवर हुआ है, प्लूटो न्यू ये आया। फिर बाद में अभी ऐसा सुनाई दिया, नहीं नहीं वो प्लूटो तो नहीं है, ये साइंटिस्ट का कुछ अजम्पशन ही था। तो ऐसे किसने हाँ भी बोला फिर ना भी बोला, हाँ फिर बराबर है स्टार्स। फिर इसके अंदर ये सब स्टार्स है ऐसे। तो ये है यहाँ तक ठीक है, ये अबाउट दी मतलब क्या कहेंगे, अर्थ है। लेकिन ये अर्थ कहाँ से आई, ये सन कहाँ से आया, ये स्टार कैसे आए, इसके बारे में उनको बहुत क्वेश्चन आते थे। लेकिन हम कौन से स्टूडेंट्स है? बायोलॉजी के स्टूडेंट्स है। तो हम ये नहीं देखे कि सन कहाँ से आया, मून कहाँ से आया, मार्स कहाँ से आया, यूरेनस कहाँ से आया। ओके, स्क्रीन इज ब्लर, हाउ इट इज ब्लर? डेली हम जैसे एडजस्ट करते थे वैसे ही एडजस्ट किया है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। इज इट नाउ क्लियर? ओके, ठीक है। देखो फिर अभी क्या हुआ कि ये जो मतलब स्टार्स कैसे, उससे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें कहाँ पे ध्यान देना है? बायोलॉजी पे, मतलब ब्रांच स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम पेंसिल से लिख रहे हैं ना, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या आता है? प्लांट एंड क्या है बताओ? एनिमल। तो प्लांट एंड एनिमल फॉर्मेशन कैसे हुआ? किसके ऊपर फॉर्मेशन हुआ? अर्थ के ऊपर। तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे ओरिजिनेट होगी। तो एक तो क्वेश्चन आता है, अर्थ आई कहाँ से? तो जहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट हुआ, जहाँ पे प्लेसमेंट, जैसे हम घर पे रहते हैं तो घर कैसे आया, ऐसा क्वेश्चन नेचुरल है बनेगा ना। तो अर्थ कैसे आई? तो उसका रीजन आया था कि ये सन का लार्ज कोलाजन हो गया और उसके पार्टिकल पीसेस सेपरेट हो गए, और सेपरेट होके एक प्लैनेट्स बन गए। ऐसा एक थ्योरी प्रपोज किया गया है। देयर आर द मेनी थ्योरी प्रपोज बाय मेनी साइंटिस्ट, समथिंग व्हिच इज नॉट नोन टू द पीपल गिव इट एज अ फॉर्मूला, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज अ थ्योरी। तो वैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, उसने जिसका लॉजिक उस थ्योरी को एक्सेप्ट करता है, उस थ्योरी को रिसीव करता है। तो इस तरह से ऐसा हो गया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आया, फिर लाइफ कैसे आई? फिर लाइफ किसने कहा कि नहीं, पहले स्मॉल ऑर्गेनिज्म आए, फिर लार्जर आए, फिर लार्जर आए, फिर लार्जर आए, फिर लार्जर आए। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो लाइफ स्पैन है, वो हमारा लाइफ स्पैन 2020 का है। तो ये 2020, फिर 19, फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? 18, ऐसे कौन से ईयर में जाएंगे बताओ? 2000 में जाएंगे। फिर नीचे और मतलब ये गए, सपोज 2000 मतलब 20 ईयर्स एगो गए। फिर ऐसे ही 1000 ईयर एगो गए।
फिर ऐसे ही 1000 ईयर्स के बाद, अभी सोचो 1000 ईयर्स आगे गए मतलब 19 सेंचुरी में गए, 19 के बाद 18 सेंचुरी में गए, फिर उसके बाद 17 सेंचुरी में गए, फिर उसके बाद 16 सेंचुरी में गए, फिर उसके बाद 15 सेंचुरी। सोचो हम लोगों को एज ए टीचर, मुझे भी 15 सेंचुरी में क्या हुआ वो मुझे नहीं मालूम। मतलब आज से 500 इयर्स पहले जो हिस्ट्री है वो हम लोगों को नहीं मालूम। अगर 500 इयर्स एगो, सपोज 500 से फिर एगो तो नहीं है, 16 17 इसी पीरियड में शिवाजी महाराज का स्टोरी आता है। तो हमें अभी तो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज कौन थे उनके बारे में फुल फुल डाटा भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा, तो भी हमें नहीं मिल रहा है। तो हम 15 सेंचुरी से आगे जाएंगे, सपोज 14 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, 1000 तक गए सपोज, फिर उसके बाद 900 आएगा, फिर उसके बाद 800 आएगा। कुछ समझ रहे हम क्या कहना चाहते? हम वैसे टाइमलाइन पे जीरो पे जाएंगे, और जीरो के पास बैक साइड में -1 -2 में भी है कैलकुलेशन। तो इस तरह से पीछे जाते 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 हम अर्थ पे आए, और ये सब किसी ने नहीं देखा। अगर हमें किसी ने कहा कि शिवाजी महाराज ऐसे दिखते थे, तो हमें प्रूफली कुछ प्रूफ तो नहीं है, हमने उन्हें देखा नहीं है, बराबर है ना? तो हमको किसने बोला, बुक में बोला, टीचर ने बोला, टेक्स्ट बुक में लिखा है, ये ऑथराइज नॉलेज है, गवर्नमेंट ने इसे सैंक्शन किया है, इसे अप्रूव करके हम सुनते हैं। तो वैसे ही ये अप्रूव्ड नॉलेज है विच इज सैंक्शन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने सिलेबस में इसे डाल दिया, और ऐसा कहा कि ये अप्रूव्ड नॉलेज है, इसे आप पढ़ो। तो पढ़ने में, मैं पढ़ने के लिए बोला इसलिए मैं पढ़ा के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, तो इन केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ असेंबली थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो केमिकल से कैसे हुई, तो कल हमने बोला कि पहले क्या हुआ होगा, वो बिग बैंग हो गया, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर कैसे हुआ वो हो गया, फिर गैलेक्सीज हो गई, मिल्की वे हो गया, फिर उस अर्थ का अप्रोक्सीमेटली एज निकाला 4.6 बिलियन ईयर एगो का होगा। फिर वो कॉस्मोसाइट पार्टिकल डस्ट के फॉर्म में नेबुला आया, धूमकेतु बोलते हैं ना हम लोग मराठी में, या इंग्लिश हिंदी में भी शायद धूमकेतु ही कहते होंगे, हेलेज, धूमकेतु ऐसे। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये गैसेस आए सिंपल, फिर ये गैसेस कंबाइन हो गए और कॉम्प्लेक्स, थोड़े सिंपल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गए, सच एज अमोनिया, वाटर, मीथेन। ये और कंबाइन हो गए और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए, फिर ये और कंबाइन हो गए और प्रोटीन हाईली हॉट डाइल्यूट सूप प्रिमिटिव ब्रॉथ, जिसमें प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल मिला। तो प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ये जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है दैट इज पॉलीमराइजेशन, मेनी अमीनो एसिड कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर। और वो प्रोटीन इज नथिंग बट जो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जाएगा वो है न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। फिर उसके बाद वो डीएनए आरएनए पहला प्रिमिटिव सेल है, पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म साइटोप्लाज्म के फॉर्म में आया, सो दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोटोबायोंट। फिर ये प्रोटोबायंट आगे कोएसरवेट प्रिमिटिव सेल बनके उसकी लाइफ सेल टू सेल, वन सेल स्प्लिट इनटू टू सेल और मेनी सेल, दैट इज टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए और फिर ऑर्गेनिज्म बन गए। सो प्रिमिटिव कोएसरवेट मिला, लेकिन ओड़े खाने वाला कोई नहीं था। देखो, कोएसरवेट एंड माइक्रोस्फीयर्स वेर नॉन लिविंग कोलाइडल एग्रीगेशंस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन और प्रोटीनाइड्स रिस्पेक्टिवली। फिर वो कंबाइन होते गए, और फिर वो कंबाइन होके उनका जो कॉलोनियल एग्रीगेशन हो गया, form a primitive living system, and that living system is called as a eubiomes or that is called as a protocell, पहली प्रोटोसेल। इसलिए पहले ऑर्गेनिज्म को हम प्रोटोजोआ बोल रहे हैं। देखो, ये एग्जाम में जरूरी नहीं, इवन आई डोंट हैव रिस्ट्रिक्शन। अगर ये मैं अभी कितने 10 मिनट्स हो गए, 9 मिनट्स हो गए, तो ये 9 मिनट्स मैंने जो भी बोला ये बोर्ड में नहीं आने वाला है, और ये बोर्ड सिलेबस में भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं, टेक्निकली बोला जाए तो मैं डायरेक्टली कहाँ पे जा सकती थी, 5 पॉइंट कहाँ पे जा सकती थी, म्यूटेशन थ्योरी में। लेकिन हमें लग रहा है कि आपको बैकग्राउंड तो मालूम होना चाहिए ना, इसलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखो आगे और क्या है, मिलर एंड यूरेज एक्सपेरिमेंट। तो ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं ये राइट है कि रॉन्ग है, तो इसलिए एक लेबोरेटरी में एक बोलते हैं ना कंट्रोल एंड कंडीशन इन असेप्टिक कंडीशन में एक्सपेरिमेंट किया गया। सबको समझ में आ रहा है? दो हम पास बोल रहे तो भी समझ में आ रहा है ना? ये एक्सपेरिमेंट कितने डेज में हो गया? 7 डेज में हो गया। और यहाँ पे जैसे थंडर स्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है, इतना बड़ा इलेक्ट्रिकल स्पार्क जो चार्ज रहता है, हाँ, वो स्पार्क इलेक्ट्रोड लगा के यहाँ पे कंटेनर में क्या किया गया, करंट पास किया गया, और फिर करंट पास करके वो कार्बन हाइड्रोजन मीथेन ये जो गैसेस है वो कंबाइन हो गए,
तो ये कंबाइन, ये दिख रहा है ऐसा डायग्राम, लेकिन ये बहुत ही वोल्केनिक प्रेशर को बियर करने वाला कंटेनर है। वो ग्लास का ही होगा, लेकिन उसमें वो कैपेसिटी रहती है कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रोक बियर करेगा। फिर 7 डेज में यहाँ पे जो लिक्विड फॉर्म हो गया, वो लिक्विड फॉर्म दिखा रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो पहली वाली ओपेरिन एंड हल्दने की थ्योरी को अप्रूव करके दिखाया मिलर एंड यूरे ने। फिर मिलर एंड यूरे की थ्योरी के बाद नेक्स्ट वन आया कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि किस तरह से फॉर्म हो गया होगा, तो उसके रियल प्रूफ मिलने चाहिए। तो रियल प्रूफ ढूंढना, मतलब दैट इवोल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये केमिकल प्रूफ हुआ, ये अजम्पशन थ्योरी पे किया, बहुत बेसिक लेवल पे चले गए, जैसे डीएनए के एडेनिन पे चले गए, एडेनिन किससे बना है वो ढूंढते गए। वैसे ही ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर करके देखा, जैसे कहा गया है कि डायनासोर थे पहले। इवन हमने अभी तो जुरासिक पार्क नाम का मूवी भी देखा, जहां जाएंगे वहां पे, इवन अभी हम नेहरू साइंस सेंटर में गए तो वहां पे भी दिखाते हैं इतने बड़े बड़े डायनासोर थे। लेकिन आपने और हमने जो भी पढ़ा है वो डायनासोर की स्टोरी, वो कहाँ से पढ़ी है बताओ? कुछ रेफरेंस बुक्स से ना, कुछ बुक्स मिले होंगे उससे हमने पढ़ी है। हमने किसी ने वो प्रूफली देखा है क्या? नहीं देखा। तो वैसे ही उस टाइम में चार्ल्स डार्विन की स्टोरी हमने बताई कि वो कहाँ पे जाते थे, गैलापागोस आइलैंड में। तो उन्होंने अपने आंखों से देखा हुआ सारे एग्जाम्पल्स एक बुक में नोट डाउन करके रखे। और उस बुक का नाम क्या था बताओ? नेचुरल सिलेक्शन, मतलब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो चार्ल्स डार्विन है उनका बुक देखो, वो भी कौन से सेंचुरी में थे देखो? 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के 1809 टू 1882, इस एज में उन्होंने ये उनका डिस्कवरी जो है, मतलब उनका लाइफ स्पैन में 1831 टू अक्टूबर 1836 में उन्होंने जो मूवमेंट मूव किए। तो नेचुरलिस्ट थे, नेचर को ऑब्जर्व करते थे। देखो, हर एक का एक इंटरनल पैटर्न रहता है। अगर घर में जिसको टीवी देखना पसंद है, तो वो क्या करेगा? वो उसका ध्यान टीवी की तरफ जाएगा। और किसी के घर में एंट्री करते ही किसी ने गमला या पॉट रखा होगा, समझ में आ रहा है क्या? तो कोई बायोलॉजिस्ट वाला पर्सन रहेगा जिसको प्लांट का बहुत इंटरेस्ट है, वो टीवी देखने की जगह वो प्लांट को देखेगा। तो ये इंटरनल रहता है, अपना अपना ऑब्जर्वेशन। तो डार्विन वैसा था, उसको नेचर देखना बहुत पसंद था, तो उसी से डार्विन ने ये थ्योरीज बताए, 5 पॉइंट्स। आई थिंक ये भी हमने कल कंप्लीट किया, याद है सबको? ये ओवर प्रोडक्शन कहा था, फिर सर्वाइव, फाइटिंग करते हैं सर्वाइव होने के लिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उसमें जो अलग से उसके कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे, जो वेरिएशन दिखाएगा, वो वहां पे सर्वाइव होगा और नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा। तो इसका गुड एग्जाम्पल हम कैसे बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि जिराफ जो है ना, उनको खाने के लिए ग्रास अवेलेबल नहीं थे, तो वो जिराफ को खाने के लिए ग्रास अवेलेबल नहीं है, तो वो ट्रीज की तरफ उन्होंने उनका नेक इंक्रीज किया। और उनका नेक इंक्रीज करते करते उनका नेक इंक्रीज हो गया, क्योंकि उनको ज्यादा लीव्स खाने थे। तो इसलिए वो, और फिर बाद में ये कैरेक्टर ऑटोमेटिकली जनरेशन टू जनरेशन हम लोगों में आ गया, मतलब जिराफ में इंक्रीज हो गया। और भी कहा जाता है अपने आंखों में निकोटिन मेम्ब्रेन है, आईज को कॉर्नर में, सबको समझ में आ रहा है ना? मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ। आंखों में निकोटिन मेम्ब्रेन रहता है। या तो हमारे ये जो हैंड है देखो, ये हैंड ऐसा, तो इसको बोलते हैं वेब्ड टोज। तो ये पहले थे, ऐसा कहना है उनका, यहाँ तक थे ऐसे। और क्यों थे यहाँ तक? क्योंकि हम वाटर से बॉर्न, फिश से इवॉल्व हो गए हैं। तो ऐसे कुछ थ्योरीज प्रपोज किए गए कि इवोल्यूशन हो गया, और इवोल्यूशन में न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गए। Am I audible to all of you? All of you are not giving reply. हाँ, बस अंदर से ही सुन रहे हैं क्या? हम देखते हैं कितने जने हैं। हाँ, ये सभी नो। ओके, ओके, ओके। हाँ, थैंक यू धनश्री। अरे ये गणेश, तो आप आपका नाम चेंज करो, हाँ, वहां पे इंट्रोडक्शन पे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि आप हो करके। ऋषिका, ठीक है, ओके। तो फिर ये डार्विन्स की थ्योरी को क्या आ गए बताओ? ड्रॉबैक्स आ गए। तो ये ड्रॉबैक्स के फॉर्म में आ गया कि डार्विन ने जो कहा है उसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम्स है, कि ऐसा कैसा होगा? फॉर एग्जांपल देखो, अगर ऐसा होता तो दूसरा एनिमल का भी नेक इंक्रीज होना चाहिए ना। और अगर जिराफ का ही नेक इंक्रीज हो गया है, तो जिराफ जैसे दूसरे भी एनिमल ग्रास खाते हैं, तो उनका किसी का नेक इंक्रीज नहीं हो गया। तो डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो एक्सप्लेन किया कि जो एनवायरनमेंट में सर्वाइव होगा, जो फिट रहेगा, वो, मतलब वो उसे एक्सप्लेन करने आया, लेकिन उसे अराइवल ऑफ द फिटेस्ट एक्सप्लेन करने नहीं आया।
कि वो ऑर्गेनिजम्स में कैरेक्टर्स अराइव कैसे हो गए, तो वो एक्सप्लेन ना करने की वजह से उसकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई। तो फिर बाकी लोगों ने अराइवल ऑफ द फिटेस्ट स्टार्ट किया। सब लोग अपना अपना अराइवल ऑफ द फिटेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो अराइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसा होता है कि कहाँ से ये कैरेक्टर आया होगा, तो फिर साइंटिस्ट ने कहा ये ऐसा आता है, म्यूटेशन से आता है। मतलब नेक्स्ट थ्योरी कौन सी आई, ये भी एग्जाम में नहीं है। दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन थ्योरी। तो म्यूटेशन का मतलब क्या, कि उस जीन में, उस ऑर्गेनिज्म में सडन वेरिएशन आ गया, दैट इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन, और दैट इज कॉल्ड एज अ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। आपके हाथ में बुक होगा ना, तो आपको क्लियर हो रहा होगा, देखो। तो दैट इज सडन वेरिएशन, या तो रैंडम, सडन नहीं होती कोई भी चीज है ना, सडन नहीं होती। हमें लगता है वो सडन हो गया है, लेकिन देयर हैव सम साइंटिफिक रीजन। बट वो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया कि सडन चेंजेस आर इनहेरिटेबल, and they are proposed the theory, that theory is called as a mutation theory. So mutations are mostly large, sudden and discontinuous. These are inheritable one generation to another generation. फिर accumulation of these mutation over a period of time, बहुत हजारों साल तक accumulate हो गए और life new species बन गई। तो harmful mutation may be persist or get eliminated by nature. और फिर उन्होंने कहा जो यूजफुल नहीं है वो एनवायरमेंट में जरूरी नहीं है ना, म्यूटेशन हार्मफुल में भी हुआ होगा, लेकिन नेचर ने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया और वो रिजेक्ट हो गए। तो ये थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई। क्यों रिजेक्ट हो गई? बिकॉज ऑब्जेक्शन आ गया इस थ्योरी को। क्या ऑब्जेक्शन आए, देखो, रेट ऑफ म्यूटेशन इज स्लो एज कंपेयर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन तो बहुत फास्ट दिख रहा है, लेकिन म्यूटेशन तो बहुत रेयरली दिखता है। क्रोमोसोमल एब्रेशन हैव अ लिटिल सिग्निफिकेंस। क्रोमोसोमल एब्रेशन के चांसेस बहुत कम है, सुनो, नहीं तो हम है ना बहुत एबनॉर्मल दिखते थे। हम इंसान है ना, हमारी लाइफ का जो प्रेगनेंसी पीरियड है, जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, अगर इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती, क्रोमोसोमल एब्रेशन होता ना, तो हम सब लोग एबनॉर्मल बनते थे, कुछ ना कुछ हो जाता था। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन होने के चांसेस बहुत ही कम है, दे हैव वेरी लिटिल, सो सिग्निफिकेंस इन इवोल्यूशन एज दे आर क्वाइट अनस्टेबल। तो इसकी वजह से ह्यूगो थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई। फिर नेक्स्ट थ्योरी एक्सेप्ट की गई, दैट इज कॉल्ड एज ए मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ये आपको एग्जाम में है, और इसमें भी मैं बोलती हूँ ना, अब मैं बोलती हूँ, इस मुझे क्यों सुनेंगे आप बताओ? निकम मैडम बता रही है इसलिए आप सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि निकम मैडम एमके जूनियर कॉलेज में पढ़ाती है, और अभी इस साल पढ़ा रही है क्या? नहीं, हम कब से पढ़ा रहे हैं? 2002 से पढ़ा रहे हैं। तो 2002 टू 2020 कितने इयर्स हो गए? 18 इयर्स हो गए अप्रोक्सीमेटली। तो 18 इयर्स का एक्सपीरियंस, और उसके पहले 1999 से हम टीचर फील्ड में है। तो अभी है 1999, मतलब और कितना ऐड करना पड़ेगा हमको? हाँ 3 इयर्स ना, शायद 3 इयर्स होंगे, बराबर है। हाँ, तो 18 प्लस 3 करेंगे तो कितने इयर्स हो गए? 21 इयर्स। सो फ्रॉम 21 इयर्स आई एम इन टीचिंग फील्ड। तो मैं जो बोल रही हूँ वो मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ? मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस से। उसके पहले मैं आप जैसे स्टूडेंट ही थी, मतलब 1999 में मेरा एमएससी चल रहा था, आप जैसा। समझ में आ रहा है? आप 12th कर रहे हो, हम एमएससी कर रहे थे तभी। ओके, तो उस पीरियड से लेके, जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप टीचिंग फील्ड में आओगे, तो आप भी पढ़ के सारा टेक्स्ट बुक पी के, मतलब टेक्स्ट बुक के वर्ड्स को नॉलेज लेके फिर सबको रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते हैं? तो वैसे ही यहाँ पे मैं उस बेसिस पे कहना चाहती हूँ, कि उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि इसमें बोर्ड में अभी तक क्या क्या क्वेश्चन आया है वो 21 इयर्स के एक्सपीरियंस से। तो मैंने देखा है वो जीन म्यूटेशन पे उन्होंने ध्यान दिया, फिर उन्होंने ये जो 5 टर्मिनोलॉजी है ना वहां पे ध्यान दिया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, फिर जीन फ्लो, और फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये एक वन लाइन का क्वेश्चन आया। चलो, अगर आपको टीचर पे विश्वास नहीं है तो फिर आप अभी किसके ऊपर विश्वास करेंगे? मैडम ने बोला है कि ये एग्जाम में आया है, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा करो, आप लास्ट 10 इयर्स के पेपर देखो, मतलब आपको थोड़ा टाइम जाएगा। मेरे ऊपर विश्वास करेंगे तो आप जल्दी से इसी पे फर्म होके, डिटरमाइन होके पढ़ाई करेंगे। और सपोज हम पे विश्वास नहीं है, नहीं हो सकता ना, कभी कभी नहीं है, हमें और भी पढ़ाई करना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं, वी डोंट वांट एनी एक्सक्यूज। तो हमें क्या करना चाहिए? 10 इयर्स पहले क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करना चाहिए, और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन आया है क्या। सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट, ऑल ऑफ यू, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के क्वेश्चन पेपर ले लो, वर्ड महाराष्ट्र इसमें डालो, बोर्ड गवर्नमेंट पे,
गूगल पे, और आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर लेके क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है उसे सॉर्ट करके हर चैप्टर के शायद 5-6 क्वेश्चन ही बनेंगे। तो वो सब 5-6 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरा टेक्स्ट बुक का पढ़ाई हो जाएगा। अरे इस लेसन में से बोर्ड में इतने ही क्वेश्चन आए हैं और इस साल तो कोरोना का पीरियड है, तो हमें यहीं पे ध्यान देना चाहिए। तो आपको बहुत लाइफ भी एंजॉय करने मिलेगी और स्टडी भी बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है, मैं अभी पढ़ाती हूँ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। अब ये मॉडर्न सिंथेटिक नहीं तो सिंपल वे है जो आप रोज कर रहे हैं कि अब भी मैडम ने बोला ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर लिखना, इसलिए मैं आपको फोर्स कर रही हूँ सबको। once time writing is equal to 3 times reading, और वो लिखा हुआ आपके सामने रहेगा ना तो उसे रोज रीड करो। सो फॉर दैट पर्पज आई एम इंसिस्टिंग ऑल ऑफ यू दैट इज यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स। अभी हमें तो पेपर नहीं लिखना है, आपको लिखना है ना, तो इसे आपकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो अगर एक नोट सब समझ में आ रहा है क्या, यस तो बोलो, हाँ मैडम समझ में आ रहा है। तो अगर आपकी नोटबुक में रहेगा ना तो आपको वो काम में आएगा डे टू डे रीडिंग करने के लिए। उतना ही रीड करो, मैं आपको श्योरली बोलती हूँ आपको 80 अबव मार्क्स मिलेंगे। आई हैव श्योर गारंटी बिकॉज ऑफ माई टीचिंग एक्सपीरियंस। उस बेसिस पे हम बोलना चाहते हैं। ओके तो देखो अभी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है ये क्या बता रहा है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी इट इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रू सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल डिसिप्लिन स्टडीज परटेनिंग टू जेनेटिकल इकोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल जोग्राफिकल पैलियोंटोलॉजिकल। तो ये वर्ड से ही हमें ज्यादा प्रॉब्लम है। टेक्स्ट बुक है ना आप सबके हाथ में, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करती हूँ। जेनेटिकल मतलब पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये पहला वर्ड क्लियर हुआ। इकोलॉजिकल मतलब वाटर है, एयर है, लैंड है। इथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, क्लियर हो रहा है। उस सारे टर्मिनोलॉजी को हम कहेंगे इकोलॉजी। अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ तो नो भी बोल सकते हो। फिर एनाटॉमिकल मतलब स्टडी ऑफ अंदर की टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमिकल। शांभवी नहीं है क्या। जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल मतलब जहाँ पे ये जो मतलब सन मतलब क्या बोलेंगे माउंटेन ये सब रीजन रहेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज ए जियोग्राफिकल। एंड पैलिएंटोलॉजिकल मतलब फॉसिल रिकॉर्ड। अभी कभी क्या होता है माउंटेन में कोई जाता है विजिट करने के लिए, बहुत सबको किसी किसी को अलग अलग वो रहती है ना डैशिंगनेस क्यूरियोसिटी। हमने एक बार तो ऐसा देखा था किसी ने कहा था हम रेल की टापरी जो रहती है ना उसके ऊपर खड़े होके मूव करेंगे, कोई उसके ऊपर बैठ के भी जाते हैं। हाँ ये ट्रैकिंग को जाते हैं। तो वहां पे जाने के बाद वहां पे जंगल में बहुत सारे प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो उनकी डेथ होती है। तो डेथ होने के बाद वहीं पे सपोज दब जाएंगे या तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, मर जाने के बाद तो हमने उसमें इंसुलिन बनने वाला जीन ऐड किया। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो इंटरनली नेचर भी सिलेक्ट करता है, उसकी सेल भी सिलेक्ट करती है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं। सपोज हाँ ये तो एबनॉर्मल एग्जांपल है लेकिन ठीक है। सपोज आप फॉरेन में चले गए, फॉरेन में मतलब अमेरिका में चले गए आप में से कोई, ओके जाएंगे श्योर है, मुझे तो लगता है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अमेरिका जा सकते हैं। लेकिन शादी के पहले चले गए और आपको कोई अमेरिकन गर्ल पसंद आई, तो आप क्या करोगे, आपके पापा मम्मी को बताओगे कि हमें अमेरिकन गर्ल्स पसंद है, तो आपके पापा मम्मी आपको यस बोलेंगे। सो व्हेन इंडियन पर्सन मैरिड विद अमेरिकन गर्ल, सो दैट सेपरेशन इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब यहाँ पे पूरा कल्चर ही चेंज हो जाएगा ना। वन पर्सन इज इंडियन, वन पर्सन इज अमेरिकन, आया समझ में। तो उनकी जो प्रोजेनी आएगी वो अलग कॉम्बिनेशन की होगी। सो दैट आइसोलेशन इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड कंट्रीब्यूटेड इन द इवोल्यूशन। तो इनसे न्यू स्पीसीज आती है। तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट मेरे नोट्स पे जाती हूँ तो फास्ट होगा, नहीं तो रह जाएगा। हाँ देखो सब लोग जरा नोट्स को फॉलो करना। हाँ टेक्स्ट बुक भी है तो भी टेक्स्ट बुक से ही है। आई कांट ओके मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये वर्ड सबको क्लियर आना चाहिए। ऑफ द सेम स्पीसीज कंस्टिट्यूट ए पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम गांव में रहते हैं, एक छोटा गांव है अपना,
बोईसर भी गांव ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एनिमल नहीं दिखते ना ज्यादा। तो एक छोटा गांव है सपोज, तो उस गांव में काऊ भी है, ओके, फिर उसके बाद ह्यूमन भी है, फिर उसके बाद गोट भी है, बराबर है क्या? तो बहुत सारे एनिमल भी है वहां पे, काऊ है, बफेलो है, ह्यूमन है, गोट है, फिर हैन है, ये सब एनिमल का मिलके गांव बना है। तो उसमें जो ह्यूमन ग्रुप रहेगा, उस ह्यूमन ग्रुप के पीपल को पॉपुलेशन कहेंगे। और हर एक के घर में 10 मुर्गी है सपोज, ओके, समझ में आ रहा है क्या? तो हर एक के घर में सपोज नेबर के पास 10 है, उसके पास 10 है, तो सब मुर्गियों का फोक जो कहेंगे, बंच कहेंगे, hen का bunch, that folk, that species is also called as a population, उसे भी population कहा जाएगा। तो 40 suppose hens है टोटल, तो वो एक population हुआ। तो what is population, उन्होंने क्या कहा है population मतलब all individual of the same species, species same होनी चाहिए, constitute a population. Population occur in a small group of interbreeding population. तो कभी भी ऐसा, कभी भी कोई चीज में देखो, मोस्टली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन होता है। मतलब मैंगो प्लांट प्रोड्यूसेस मैंगो सीड ओनली, समझ में आया? कभी मैंगो प्लांट से कोई और सीड नहीं आएगा, उससे मैंगो ही आएगा, तो उसको बोलते हैं इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। सच अ स्मॉल, सबको क्लियर हो रहा है ना इंटरब्रीडिंग वर्ड, समझ में आया? सच अ स्मॉल इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, हाँ, इज रिफर्ड एज अ मेंडेलियन पॉपुलेशन। तो उस ग्रुप को उन्होंने कहा मेंडेलियन। So total genetic information is coded in some total of genes in a Mendelian population is called as a gene pool. तो जीन पूल, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है आज, हाँ, ये अभी जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ क्या बनेगा, जीन पूल। तो ऑल जीन का नंबर एकत्रित करेंगे, टोटल करेंगे, सो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ जीन पूल। एंड द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इफेक्टिवली आफ्टर द जीन पूल। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ एडवर्सिटी आई, कुछ डाइवर्सिटी आई, कोई फ्लड आ गया, कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन आ गया, तो वो सब स्पीसीज का पूरा ग्रुप ऑफ पीपल आर माइग्रेटिंग। सपोज हम लोग द्रविड़ बोलते हैं, आर्य लोग, आर्य लोग पहले सिंधु नदी के कॉर्नर में रहते थे, फिर वहां से सिंधु से फिर हिंदू कल्चर आ कहा जाता है, और फिर हम सेपरेट हो गए। तो माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इफेक्टिवली आफ्टर द जीन पूल, so whole entire population is migrated due to adverse diversity. Now genes के बारे में, genes are arranged linearly on the chromosome having definite position. हर जीन्स, अच्छा हुआ वो टॉपिक हमने पहले लिया कि जीन्स यहाँ पे लाइन होते हैं। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कंप्राइजेस मेन 5 फैक्टर। उसमें पहला जेनेटिक, दैट इज कॉज ड्यू टू म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड माइग्रेशन। सेकेंड जो है वो नेचुरल सिलेक्शन है। थर्ड जो है आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लेनिंग द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज। तो पहला कंसेप्ट लिया है उन्होंने, पहला ए, टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखो, कि जेनेटिक वेरिएशंस आर कॉज्ड ड्यू टू वेरियस एस्पेक्ट, पहला हुआ। सेकंड नेचुरल सिलेक्शन, सबका ध्यान है ना। थर्ड आइसोलेशन, एक्सप्लेन किया जेनेटिक वेरिएशन। तो जेनेटिक वेरिएशन मतलब क्या होता है, द चेंज इन जीन एंड जीन फ्रीक्वेंसी is known as a genetic variation. Genetic variations are caused by following factor. कौन से फैक्टर? पहला म्यूटेशन होगा, that can be occur in chromosome होगा, और that can be occur in chromosome number, तीन जगह पे हो सकता है। Mutation in single gene is called as a point mutation या point gene mutation। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट का, that is point mutation और gene mutation कंसेप्ट हुई। सेकंड आता है genetic variation, that is in the sexually reproducing organism during gamete formation during exchange of genetic material। जब genetic gene material exchange हो रहा है, तो what happens, chromosome show crossing over। सपोज यहाँ पे मैटरनल क्रोमोसोम है, पैटर्नल क्रोमोसोम है, तो दोनों क्रॉस ओवर हो रहे हैं ना, कायस्मा फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर होते टाइम वेरिएशन आएगा। That variation is called as a genetic combination. So it produces new genetic combination which result in the variation. इसलिए उस species अलग दिखती है। So fertilization between two opposite mating gametes lead to various recombination. Two different opposite mating gametes, one is the male and the other one is the female. One that is egg and other one is the sperm. During the crossing over, the phenomenon of
chromosomal character may be changed. That is phenotypic variation takes place and that causes change in the frequency of allele. allele मतलब tall बोलो या dark बोलो, हम लोगों ने प्लांट का लिया था ना, तो वो चेंज होगा. थर्ड, जीन फ्लो. ये जीन फ्लो मतलब क्या होता है, जीन रन ऑफ होते हैं फ्रॉम, इसका एग्जांपल हमने तो वही साउथ अमेरिकन हमने कहा था, एक फॉरेनर लड़की है और एक इंडियन लड़का है, उनका मैरिज हो गया, तो वो जीन फ्लो होंगे ना, जीन कैरी होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. सो दे आर माइग्रेटिंग. तो अगर आके इंडिया में रहने लगे तो एडजस्ट करेंगे, उसकी स्किन का कलर चेंज होगा, टोन चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज होगी, का कलर चेंज होगा. So that is transfer of that gene from generation to generation. That is called as a migration or gamete dispersal. For example, इन्होंने polar ग्रेन का दिया है, तो सेगमेंट ऑफ डीएनए कहा, तो जीन फ्लो आल्सो अल्टर जीन फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी चेंज करता है. दैट आल्सो शो द कॉज ऑफ इवोल्यूशन. लास्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट. इसका एग्जांपल आप लोगों ने वो सैंड वाला क्लॉक देखा है, सबको याद आ रहा है, ऐसा एक सैंड वाला क्लॉक आता है और उस सैंड वाले क्लॉक में से यहाँ से धीरे 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 आती है. हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन है. सपोज ये ना लार्ज माउंटेन हिमालय पे रह रहे हैं और हिमालय में बहुत सारा फ्लड आ गया, तो क्या होगा, सब क्या फ्लड को वेट करते रहेंगे और पानी में मरने की कोशिश करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वो भागने की कोशिश करेंगे और इधर आने की कोशिश करेंगे. तो भागते भागते क्या होगा, कोई पानी में मर जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, लेकिन पहले स्क्वीज आउट हो गया, ताकत लगा के जो पहले बाहर आ गया. ये सब बॉटल नेक को फेस करके. तो ये जो एक भी पर्सन यहाँ जिंदा आया है या दो या तीन आए हैं, तो उनका इंटरब्रीडिंग होगा एंड दैट इंटरब्रीडिंग प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन ओवर हियर एंड दैट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट मतलब फ्रीज होना, खुद को क्या बोलते हैं, निचोड़ के उस स्पीसीज को, उसके कैरेक्टर्स को, उसके एलील्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करना, एंड दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो एनी रैंडम फ्लक्चुएशन इन एलील फ्रीक्वेंसी occurring in a natural population by chance is called as genetic drift. तो आप आज एक क्वेश्चन बनाएंगे ना पेपर, तो इसमें सबका डेफिनेशन डाल दो. ये सब जो जेनेटिक वेरिएशन कहा है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी मतलब क्या, बस 4-5 क्वेश्चन बने तो भी चलेगा, एक पेज का बना तो भी चलेगा. अब लास्ट वन है क्रोमोसोमल एबरेशन. मतलब क्या हुआ यहाँ पे, स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन द क्रोमोसोम ड्यू टू रीअरेंजमेंट. क्रोमोसोम की रीअरेंजमेंट हो गई, क्रोमोसोम नंबर 1 का क्रोमोसोम नंबर 2 पे, या तो क्रोमोसोमल एबरेशन हो गए. क्रोमोसोमल क्या हो गया, जो हम लोग, एबरेशन होना मतलब क्या, जीन का अरेंजमेंट हो जाना, ऑर्डर और सीक्वेंस चेंज होना, एंड दैट आल्सो रिजल्ट इन द वेरिएशन. तो कभी एक आध क्रोमोसोम का जो जीन है वो लॉस होता है. That is one example of chromosomal aberration. That is called as a deletion. सबकी डेफिनेशन डालो. आज जो भी क्वेश्चन पेपर, आज क्या है, आज थर्सडे है ना, थर्सडे शांभवी का ही टर्न है. फिर उसके बाद डुप्लीकेशन. तो जीन्स आर रिपीटेड और डबल इन नंबर क्रोमोसोम, या तो जीन्स क्या होंगे, रिपीट होंगे, 2 हो जाएंगे तो डुप्लीकेशन होगा. फिर थर्ड है इन्वर्शन. दैट इज पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज ब्रोकन. एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है क्रोमोसोम का टूट गया एंड गेट रीअटैच टू द सेम क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम अटैच हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एज ए इन्वर्शन. बट दैट इन्वर्शन पोजीशन 180 डिग्री ट्विस्ट. 180 डिग्री ट्विस्ट कैसे हो गई, वो देखो, ये यह था, ये क्रोमोसोम जो यहाँ पे है वो डिलीट हो गया, और डिलीट हो जाने के बाद फिर से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन वो इस तरह से कनेक्ट हो रहा है, EFG जो है वो उल्टा EFG आ रहा है 180 डिग्री में. तो सपोज आपका ये 180 डिग्री इस तरह से है ना, ये एंगल, इस एंगल को मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ, हाँ ये पेन ये दिख रहा है, इसका तो पेन यहाँ है, इसको ऐसे घुमा दो, समझ में, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज इन्वर्शन. तो मतलब चेंज हो गया. सो देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ जीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्रोमोसोम. फिर उसके बाद ट्रांसलोकेशन. तो ट्रांसलोकेशन में दिखा है उन्होंने ABCDEGH, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखो, तो इस तरह से ट्रांसलोकेशन होना मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और सेट ऑफ जीन्स टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. तो होमोलोगस क्रोमोसोम से नॉन होमोलोगस, मतलब जो हमने कल कहा था मैचिंग होता है, कल जाके देखो, मतलब X एंड Y क्रोमोसोम में हुआ था.
जो मैच होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ए होमोलोगस, जो अनमैच होता है ऊपर वाला दैट इज कॉल्ड एज ए नॉन होमोलोगस। तो यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने कि क्रोमोसोम का सेट ऑफ जीन तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो रहा है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए ट्रांसलोकेशन। तो इस तरह की डेफिनेशन, मतलब एक कंसेप्ट अपना क्लियर हुआ। कौन सा कंसेप्ट क्लियर हुआ? पहला वाला, फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज ए जेनेटिक वेरिएशन। तो वेरिएशन, सेकंड आइसोलेशन और थर्ड आया, उसमें से एक ही टॉपिक अपना अच्छे से कंप्लीट हुआ है, जेनेटिक वेरिएशन। शांभवी अगर नहीं है तो ऑनर्स आप मैसेज फॉरवर्ड करना कि सबके डेफिनेशंस क्वेश्चन में देने हैं या तो सबको लिखने हैं। समझो अभी जो भी लिसन कर रहे हैं उनको ये सब डेफिनेशंस लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेचुरल सिलेक्शन। इसकी स्टोरी के फॉर्म में आपको पहले बताती हूँ। ये पिक्चर देखो, यहाँ पे दो मॉथ दिख रहे हैं, ये एक ग्रे कलर का दिख रहा है, आ रहा है, और ये समहाउ, मतलब एक्चुअली ये ग्रे कलर है और ये डार्क ब्राउन कलर है, ब्लैक कलर का हो। तो इन ग्रेट ब्रिटेन बिफोर इंडस्ट्रियल मेलानाइजेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ग्रे एंड व्हाइट विंग्ड मॉथ